नमस्कार। मैं संदीप कुमार, प्रवक्ता राजनीतिक विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय काबड़ी, पानीपत, आपका हरियाणा सरकार के एजुसेट टेलीकास्ट प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं के राजनीतिक विज्ञान के विषय में उपविषय वैश्वीकरण के बारे में बात करेंगे। चलिए अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। वैश्वीकरण एक त्वरित मुद्दा है। हर देश वैश्वीकरण का आज पक्षधर है। व्याख्यान का जो आज का हमारा क्षेत्र है, अगर उस पर नजर डालें तो हम वैश्वीकरण के अर्थ को समझेंगे। वैश्वीकरण के उदय के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार रहे, कौन सी परिस्थितियां इसमें सहयोगी रही। वैश्वीकरण के परिणामों की बात करें तो इसके अलग अलग आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिणाम क्या क्या रहे, और इस बारे में भी बात करेंगे कि वैश्वीकरण साम्राज्यवाद से अलग किस तरीके से है। चलिए व्याख्यान को आगे बढ़ाते हैं। व्याख्यान के उद्देश्यों में वैश्वीकरण के अर्थ और उसके महत्व को समझना, इसके साथ साथ वैश्वीकरण में जो परिस्थितियां सहयोगी रही हैं जिन्होंने वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है उनको समझना, वैश्वीकरण के उदय होने के कारणों को जानना। इसके साथ ही हम ये भी जानने के प्रयास करेंगे कि राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिणाम जो वैश्वीकरण के रूप में रहे हैं वो क्या क्या रहे हैं। हम वैश्वीकरण के बारे में अपने विद्यार्थियों की आलोचनात्मक सोच तैयार करने के लिए वैश्वीकरण की आलोचनात्मक भूमिका के ऊपर भी नजर डालेंगे। आज के इस व्याख्यान में हम बिल्कुल ये भी ध्यान करेंगे कि यहाँ भारत में वैश्वीकरण का विरोध क्यों हो रहा है और भारत में सामाजिक आंदोलन क्यों वैश्वीकरण के विरोधी हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस विषय की। वैश्वीकरण को अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ फोटो जो हमारे सामने हैं, टेक्नोलॉजी, जुड़ी हुई दुनिया, बिल्कुल वो इसको सही दिखा रहे हैं। बढ़ते हुए विदेशी व्यापार की वजह से विभिन्न देशों के बाजार आपस में एक हो गए हैं। एक देश में मिलने वाली वस्तुएं दूसरे देशों तक भी अब पाई जाने लगी हैं और दुर्लभ नहीं रही हैं। विदेशी व्यापार की इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति की वजह से विभिन्न देश एक दूसरे के निकट आ गए हैं। उन देशों को एक दूसरे के निकट लाने में बड़ा रोल और बड़ा सहयोग रहा है इस तकनीक का, सूचना और प्रौद्योगिकी का, संचार और परिवहन के साधनों का बहुत योगदान रहा है इसमें। क्योंकि जितनी तेज गति से वस्तुएं, सेवाएं और पूंजी, मानव एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहे हैं, उतना ही वैश्वीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। वैश्वीकरण में जहां विभिन्न देशों के बाजार आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, वो एक दूसरे से जुड़ने की वजह से आपस में निर्भरता पैदा होती है, तब वो जुड़ के आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और इसी स्थिति को वैश्वीकरण कहा जाता है। वैश्वीकृत बाजार में कोई भी देश अपनी सीमाओं में बंद कर नहीं रहता, वो विश्व तक अपने व्यापार को फैलाना चाहता है और तुलनात्मक लागत के सिद्धांत के आधार पर दूसरे देशों के साथ तुलना करते हुए वो क्वालिटी वाइज अच्छे और रेट वाइज कम कीमत पर उपलब्ध होने वाले उत्पादन तैयार करता है, जिससे लाभ प्राप्त करने में वो सफल होता है और अपने व्यापार को बढ़ाता चला जाता है। वैश्वीकरण कोई नई बात नहीं है, पुराने समय से ही विदेशी व्यापार होते रहे हैं। व्यापार के साथ साथ आजकल तो शिक्षा का भी ग्लोबलाइजेशन हो गया है और इस विषय को हम आज का विषय समझ बैठे, बिल्कुल नहीं। विदेशी व्यापार सदियों से चला आ रहा है और उसी का एक नया कदम वैश्वीकरण हमारे सामने है। वैश्वीकरण के अर्थ को अगर हम समझें, वैश्वीकरण को अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। ग्लोबलाइजेशन का हिंदी रूपांतरण है वैश्वीकरण। भूमंडलीकरण भी कह दिया जाता है आमतौर पर इसको। परंतु वैश्वीकरण के बारे में हमें ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि वो केवल आर्थिक मुद्दों से ही जुड़ा हुआ पहलू नहीं है।
उसमें व्यक्ति, वस्तु, सेवाएं, पूंजी, एक देश से दूसरे देश तक विचारधाराएं, उनका पहनावा, उनकी संस्कृति आज ट्रांसफर हो रही है। एक दूसरे देश से बहुत सारी चीजें हम सीख रहे हैं और बहुत सारे देश हमारी भी नई चीजों को सीख रहे हैं। ये जुड़ाव ही, वस्तुओं और सेवाओं का ये प्रवाह ही वैश्वीकरण कहलाता है। इस प्रवाह की गति को और तेज कर दिया है संचार और परिवहन के साधनों ने। जैसे इंटरनेट आया है, या परिवहन के साधनों में देखें हम हवाई जहाज वगैरह का आना, रैपिड ट्रेन्स का आना, इनकी गति बहुत तेज है। इसलिए अब संसार का कोई भी कोना हमें दूसरे कोने से दूर नजर ही नहीं आता है। संसार आज विश्वग्राम में बदल गया है, यानी पूरे का पूरा संसार हमें ऐसा नजर आता है जैसे कि एक गांव हो। एक गांव के एक कोने में हम सुबह होते हैं तो दूसरे कोने में शाम को, दोपहर को कहीं थे। अब ऐसा ही संसार के बारे में भी संभव है। कोई भी व्यक्ति संचार के साधनों की तीव्रता की वजह से, इन नई प्रौद्योगिकी की वजह से घर बैठे बैठे विदेशों के साथ संपर्क साध रहा है। चाहे उसमें ईमेल है, आपकी वीडियो कॉलिंग है। बिल्कुल आप सब बच्चे इन बातों से परिचित हैं। ये वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले ही साधन हैं। वैश्वीकरण की परिभाषाओं की अगर बात करें, हॉलैंड के एक शिक्षा शास्त्री रहे हैं रूड लुब्स, उन्होंने वैश्वीकरण के बारे में कहा है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीमा पार आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक संबंध बनाने के लिए भौगोलिक दूरी खत्म हो जाती है और उसका कोई महत्व नहीं रहता। विभिन्न देश एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। इस तकनीकी सहयोग की वजह से ये और बढ़ पाई है। ऐसी ही परिभाषा एक और विचारक, एक और समाजशास्त्री एंथोनी डिगेंस ने दी है। उन्होंने वैश्वीकरण के बारे में कहा है कि वैश्वीकरण दूरी और समय को सीमित करने का प्रयास है, जिसमें संप्रेषण के माध्यम से, यानी बातचीत के माध्यम से तुरंत ही पूरे विश्व के साथ ज्ञान और संस्कृति का आदान प्रदान किया जा सकता है। केवल ज्ञान और संस्कृति का ही नहीं, ये आदान प्रदान तो आज विचारों का भी हो रहा है, व्यक्तियों का भी हो रहा है, पूंजी का भी हो रहा है और सेवाओं का भी। इसलिए पूरे तरीके से संसार एक कोने से दूसरे कोने तक आज जुड़ चुका है और वो विश्वग्राम वाली जो अवधारणा थी वो सफल होती नजर आ रही है। वैश्वीकरण की विशेषताओं को अगर देखें, इसने भौगोलिक दूरियों को कम कर दिया है। विभिन्न देश एक दूसरे से दूर नहीं रहे, क्योंकि संचार के साधनों की वजह से इजीली पॉसिबल है कि वो जल्दी से एक दूसरे से संपर्क साध सकते हैं। नई संस्कृति उभरी है, क्योंकि एक देश के लोगों ने जो खान पान और पहनावा दूसरे देशों में देखा है और उसमें अच्छाइयां देखी है, उनको अपनाना शुरू किया है। उसके अलावा उपभोक्तावाद का विस्तार हुआ है कि आज व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा चीजें उपभोग करना चाहता है। उपभोक्तावादी विचारधारा ने बिल्कुल इसी बात के ऊपर ध्यान दिया है कि वस्तुएं व्यक्तियों के लिए बनी हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं का हम उपभोग करें। व्यक्ति धीरे धीरे वैश्वीकरण की वजह से जितने ज्यादा उत्पाद उसके सामने आ रहे हैं उनका उपभोग करना चाह रहा है, नई सेवाएं प्राप्त करना चाह रहा है, नई सुविधाएं लेना चाह रहा है। वैश्वीकरण की एक और विशेषता है कि उससे श्रम बाजार भी विश्वव्यापी हो गया है। आज एक देश के व्यक्ति दूसरे विभिन्न देशों के लिए काम कर रहे हैं। कोविड जैसे समय में जब दुनिया की रफ्तार थम सी गई थी, इस इंटरनेट और वैश्विक श्रम बाजार की वजह से फिर भी काफी हद तक हम समस्याओं को झेल पाए। बिल्कुल एक देश में बैठे हुए कर्मचारी दूसरे देशों के लिए ऑनलाइन काम कर रहे हैं। ये श्रम बाजार का विश्व स्तर तक फैलाव ही है। या हमारे देश के विभिन्न व्यक्ति दूसरे देशों में और दूसरे देशों के विभिन्न व्यक्ति हमारे देशों में आकर के अपना व्यापार कर रहे हैं, वो भी इसी का एक कदम है। इसी का एक और कदम, एक और विशेषता जो वैश्वीकरण की कही जा सकती है वो है विश्व स्तरीय शैक्षणिक पाठ्यक्रम। बिल्कुल शिक्षा का रूप बदल गया है। हमने पीछे भी पढ़ा है, अमेरिका के वर्चस्व वाले लेसन में पढ़ा है कि अमेरिका में
1881 में MBA की डिग्री शुरू कर दी गई थी। बेशक देर से ही सही, आज हम भी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ा रहे हैं और वो एक प्रतिष्ठित डिग्रियों में आता है। वो विश्व स्तरीय शैक्षणिक पाठ्यक्रम ही है। विभिन्न कोणों में अलग अलग जो शैक्षिक पाठ्यक्रम चल रहे हैं उनका लाभ अब विद्यार्थियों को मिल पा रहा है, इसीलिए वो विभिन्न देशों के लिए सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की प्रभावशीलता बढ़ती जा रही है। बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों में व्यापार कर रही हैं। बिल्कुल आपको पता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन कंपनियों को कहा जाता है जो केवल एक देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है, विभिन्न देशों में उनका बाजार है और विभिन्न देशों तक अपने व्यापार को फैलाए हुए हैं। ऐसी कंपनियां आज संसार के हर कोने में हमें दिखाई देती हैं। उपभोक्तावाद का बढ़ना भी इसी का एक उदाहरण है। जितना ज्यादा हम चीजों को यूज करते हैं, अपनी सुविधा के लिए प्रयोग करते हैं, उतना ही मार्केट ग्रो करती है। विभिन्न उद्योगपति जो सामान बना रहे हैं उनका सामान बिकेगा तो और ज्यादा नया सामान बना रहे हैं, इससे उनका लाभ जुड़ा हुआ है और हमारे लिए बिल्कुल उन साधनों के उपभोग के साथ साथ जीवन का विस्तार जुड़ा हुआ है। ये सारी की सारी वैश्वीकरण की विशेषताएं ही हैं। वैश्वीकरण की वजह से मध्यम वर्ग भी धीरे धीरे उभर रहा है, क्योंकि अमीर और गरीब के बीच जो खाई थी धीरे धीरे उसको पाटने के लिए सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं, एक मध्यम वर्ग का उदय भी उससे होता है। ये वैश्वीकरण की विशेषताएं हैं। वैश्वीकरण के कारणों पर अगर थोड़ा सा गौर करें तो बताया गया है कि वैश्वीकरण वस्तुओं का, सेवाओं का, पूंजी का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना वैश्वीकरण है, परंतु ये कोई नई बात नहीं है। सदियों से ऐसा होता रहा है। बुक भी हम देख रहे थे, लगभग 1000 साल पुराना वैश्वीकरण का इतिहास रहा है, उस बारे में चर्चा कर रही थी। और इस बात को आगे बढ़ाने में संचार, परिवहन और नई तकनीक तीनों स्तंभ बड़े प्रभावी रहे हैं। नई तकनीक की वजह से संचार और परिवहन के क्षेत्र में भी क्रांतियां हो रही हैं। बढ़ते संचार और परिवहन के साधनों की वजह से अब एक दूसरी जगह पे आना जाना, सामान पहुंचाना, व्यक्तियों या विचारों का जाना बिल्कुल आसान हो गया है। यही वैश्वीकरण के लिए एक सहयोगी परिस्थिति रही है। यही वैश्वीकरण का अनूठापन है कि इसकी वजह से संसार आपस में जुड़ गया है और हर एक देश दूसरे के साथ अपने आप को साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। वैश्वीकरण के थोड़ा सा इतिहास को अगर देखें, वैश्वीकरण जैसी ही कभी मुद्रण क्रांति भी हुई थी। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, उसने राष्ट्रवाद को जन्म दिया था। एक राष्ट्रवादी विचार देश के एक कोने से हर कोने तक फैला था। इसी तरह संचार क्रांति ने आज विश्व के विभिन्न लोगों को आपस में जोड़ दिया है। किसी भी एक कोने में घटने वाली घटना का आज पूरे संसार पर असर देखा और महसूस किया जाता है। संसार के किसी भी एक देश में आतंकवादी घटना होती है या कोई खेल हो रहे होते हैं, पूरा संसार उनको देख रहा है और उनमें भागीदार हो रहा होता है। वो अपने आप में एक बहुत ही उत्साहवर्धक चीज हमें नजर आती है। परंतु अगर गहराई से देखें, वैश्वीकरण के लिए 2 तत्व बड़े जिम्मेदार रहे हैं। वो 2 तत्व हैं लिबरलाइजेशन यानी उदारवाद और दूसरा है प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण। लिबरलाइजेशन, जिसको हम लैटिन भाषा के शब्द लिबर से निकला हुआ देख रहे हैं, वो उदारवाद, और प्राइवेटाइजेशन जिसमें विभिन्न साधनों को विदेशियों के हाथों में सौंप दिया जाता है, प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया जाता है, मल्टीनेशनल कंपनियां उभरती हैं, देश के विभिन्न व्यापारी दूसरे देशों तक अपने व्यापार को फैलाते हैं। ये वैश्वीकरण उसी कड़ी का अगला रूप है। लिबरलाइजेशन यानी उदारवाद, एक नजर में अगर हम ध्यान दें, पहले हमने पढ़ा है उदारवाद के जनक 17वीं सदी के विचारक जॉन लॉक थे। उदारवादियों का मानना है कि व्यक्ति एक बुद्धिवादी प्राणी है, एक दिमागदार प्राणी है। वो अपना भला और अपना बुरा जानता है, इसलिए उस पर कोई बंधन नहीं लगाने
चाहिए। जब वो समझदार है तो उसको खुला छोड़ा जाना चाहिए, उसको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, वो अपने तरीके से काम करे। इसलिए उदारवादी विचारक आमतौर पर व्यक्तिगत अधिकारों में, लोकतंत्र में, स्वतंत्रता में, इसी तरीके से अपने तरीके से व्यापार करने की छूट में, सरकार की शक्तियों को सीमित करने के पक्ष में है, क्योंकि वो व्यक्ति को बुद्धिवादी मानते हैं। इसलिए उनका विचार है कि व्यक्ति अपना भला ही करेगा, नुकसान की तरफ नहीं जाएगा। जब जॉन लॉक के ये विचार आए तो इन्होंने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। उदारवादी विचारक आर्थिक गतिविधियों में भी राज्य का हस्तक्षेप या उसकी दखलंदाजी नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि व्यापार के मामले में, पैसे के मामले में राज्य जितने कानून बनाएगा वो व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकेगा। इसलिए अहस्तक्षेपी राज्य होने चाहिए, व्यक्ति को अधिकार दिए जाएं, मुक्त बाजार दिया जाए, वो उसकी प्राथमिकता के आधार पर स्वयं काम करेगा। वेल्थ ऑफ नेशंस, नेशनल वेल्थ ऑफ द नेशंस, एडम स्मिथ ने कहा है अपनी बुक में कि व्यक्ति जब विश्व के साथ जुड़ना चाह रहा है तो वही व्यक्ति यहां रह सकता है जो अपनी योग्यता को साबित करेगा। उदारवाद के अन्य समर्थकों में एडम स्मिथ और जर्मी बेंथम का नाम लिया जा सकता है। बेंथम ने भी उपयोगितावाद की तरफ लोगों को बढ़ा करके बिल्कुल वैश्वीकरण की आधारभूमि तैयार की है। एक और कदम जो उदारवाद से अगला प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण जिसको हम कहते हैं, वो भी वैश्वीकरण के आने में काफी सहयोगी रहा है। निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक क्षेत्र के यानी सरकार के अंतर्गत आने वाले उद्यमों को और कंपनियों को निजी हाथों में सौंप दिया जाता है, प्राइवेट कंपनियों को या व्यक्तियों को बेच दिया जाता है। व्यक्ति जब अपना लाभ जानता है तो इन प्राइवेट कंपनियों को अपने तरीके से चलाएगा। उदारवाद की उसी विचारधारा को प्राइवेटाइजेशन आगे बढ़ा रहा है। इसलिए निजीकरण भी निजी संपत्ति का, व्यक्ति के अधिकारों का, संपत्ति के निजीकरण का और सरकार के कम से कम काम करने का, सीमित सरकार का समर्थन करता है। निजीकरण के समर्थकों का मानना है कि निजी क्षेत्र में अगर प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा, तो उससे कुशलता भी आएगी और बेहतर उत्पादन भी होगा। जब कुशलता बढ़ेगी और बेहतर उत्पादन होगा तो हम कहीं ना कहीं विश्व बाजार में भी इन प्रतिस्पर्धी कीमतों की वजह से अपना लाभ जुटा पाएंगे। इसलिए प्राइवेटाइजेशन उसी का एक अगला कदम है। कोई भी प्राइवेट कंपनी या कोई भी व्यक्ति जब धीरे धीरे अपने इस व्यापार को विश्व स्तर तक बढ़ा देगा तो वो वैश्वीकरण कहलाएगा। इसलिए इसी का एक अगला कदम है ये ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण। जब उदारवादी विचार आए, प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ, संचार और परिवहन के तीव्र साधन आ गए, तब वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी का एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना दूभर नहीं रहा। इसलिए वैश्वीकरण इन्हीं के दोनों विचारधाराओं के साथ जुड़ी हुई विचारधारा है, उदारवाद, निजीकरण, और उसी का अगला कदम है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण में वैश्विक लाभ के उद्देश्य को आगे ध्यान में रखते हुए विश्व स्तर तक अपने व्यापार को फैलाने का सोच और विचारधारा व्यक्ति की रहती है। वो चाहता है कि मैं अपने व्यापार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाऊं ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकूं। वैश्वीकरण के प्रभावों को अगर हम चर्चा करें, आमतौर पर इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव, वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव और वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव। किसी भी व्यवस्था के दोनों ही तरीके के प्रभाव रहते हैं, कुछ सकारात्मक भी और कुछ नकारात्मक भी। वैश्वीकरण के प्रभावों को भी उसी कड़ी में हम हर एक स्टेप पे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके के प्रभावों को यहां देखेंगे। सबसे पहला है वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभावों में उसके सकारात्मक राजनीतिक प्रभाव। सामाजिक संस्था होने के कारण वैश्वीकरण आज भी राज्य के सामुदायिक चरित्र को चुनौती नहीं दे पाया। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है राज्य की। इसलिए राज्य के बारे में अगर हम वैश्वीकरण को खतरा समझें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
सामाजिक संस्थाएं आज भी हैं, पुरातन समय में भी थी और वो भविष्य में भी रहेंगी। इसलिए सामाजिक संस्थाओं के लिए वैश्वीकरण को खतरा मानना गलत होगा। ये वैश्वीकरण का एक सकारात्मक राजनीतिक प्रभाव है कि वो सामाजिक संस्थाओं को पीछे नहीं छोड़ रहा है। राज्य के ऐच्छिक कामों में कमी आई है, परंतु कानून व्यवस्था बनाना, राष्ट्रीय सुरक्षा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की रक्षा जैसे काम क्या राज्य आज भी नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, और वो उनको करते रहने पड़ेंगे। वो अनिवार्य कामों के साथ साथ जरूरी हैं। अब सही मायने में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा जब तक राज्य करता रहेगा, कहीं ना कहीं राज्य की संस्था को हम खत्म करने की कोई विचार की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बेशक वैश्वीकरण को हम इसके लिए खतरा देख रहे हैं, परंतु सही मायने में ऐसा नहीं नजर आ रहा। तीसरा, अगर हम देखें, इसके विपरीत सूचना और प्रौद्योगिकी के कारण राज्य ने नए नए तरीके निकाल लिए हैं और उनसे अपने लोगों की विभिन्न सूचनाएं जुटा रहा है। अब उसको सही में पता है कितनी जनसंख्या है, कितने उनके पास संसाधन है, किस तरीके की सेवाओं की उनको जरूरत है। कोविड जैसे समय में जैसे हरियाणा सरकार के विशेष प्रयासों को हम देखें, सरकार के द्वारा आर्थिक आधार के सर्वे कराए गए और परिवार पहचान पत्र जो बनाए गए हैं, वो बिल्कुल इसी का एक सकारात्मक कदम है। तकनीक के साथ सरकार जुड़ी है और हर व्यक्ति के आंकड़े अब सरकार के पास हैं। वास्तव में सरकारी सुविधाओं का लाभ कितने व्यक्तियों को चाहिए, वो वैश्वीकरण के कारण ही संभव हो पाया है। अब सरकारें मजबूत हुई हैं। एक और सकारात्मक राजनीतिक प्रभाव है कि यह हस्तक्षेपी राज्य की विचारधारा के कारण राज्य के कामों में कुछ कमी आई है। साथ साथ नई तकनीक आने से उसकी कार्यक्षमता बढ़ गई है। इसलिए अब कामों में देरी नहीं बल्कि स्पीड अप हुए हैं और तेज हुए हैं। काम भी कम हो गए हैं, क्योंकि हस्तक्षेपी राज्य में हम चाह रहे हैं कि राज्य के जिम्मे ज्यादा काम ना सौंपे जाए। दूसरी तरफ तकनीक का सहयोग भी मिल गया है, तो ऐसा करने से राज्य के कामों में निश्चित तौर पे अब कम समय लगेगा। परंतु ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यवस्था के केवल सकारात्मक प्रभाव ही हों, वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव भी हैं। राजनीतिक तौर पर अगर देखें, वैश्वीकरण के नकारात्मक राजनीतिक प्रभाव में राज्य की कार्यक्षमता में कुछ कमी भी आई है, क्योंकि हस्तक्षेपी राज्य के विचार के कारण जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा थी, वो अब धीरे धीरे कम और समाप्त होती नजर आ रही है। कल्याणकारी राज्य जिसका काम था अपनी जनता का ज्यादा से ज्यादा कल्याण करना और ज्यादा से ज्यादा भलाई के साधन जुटाना, अब उस व्यवस्था से राज्य कुछ धीरे धीरे पीछे हटते जा रहे हैं। न्यूनतम हस्तक्षेपी राज्य यानी लेसेस फ्री स्टेट की अवधारणा अब और ज्यादा मजबूत होती नजर आ रही है, क्योंकि राज्य के काम कम कर रहे हैं, राज्य कम से कम दखल अंदाजी करे, ऐसी विचारधारा की तरफ संसार आगे बढ़ रहा है जो वैश्वीकरण का आधार बनी। दूसरी बात, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, एनजीओ, उनकी वजह से, उनके प्रसार की वजह से राज्य की क्षमता में कमी आई है। क्यों? क्योंकि राज्य को अब उन विभिन्न एनजीओ को दिए गए कामों के मामले में दखल अंदाजी नहीं करनी है। व्यक्ति की स्वतंत्रता का ध्यान रखना है, वो अपने तरीके से आगे बढ़ेगा। और इसी की वजह से इन एनजीओ का, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का, नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल राजनीति में बढ़ गया है। ये वैश्वीकरण का एक दुष्प्रभाव भी है। ये रोल आगे भी इसी तरीके से बढ़ता ही रहेगा, जैसा कि आप यहां देख भी रहे हैं। बिल्कुल हम आगे चर्चा भी करेंगे। लॉबिंग उसी का एक उदाहरण है। वैश्वीकरण की वजह से सरकारें अब अपने दम पे फैसला लेने की क्षमता में नहीं रही। क्यों? क्या सरकारें अपने दम पे कानून निर्माण नहीं कर रही? बिल्कुल, सरकारें अपने दम पे कानून निर्माण कर रही हैं, परंतु विभिन्न व्यापारिक समूहों की लोबियां उनको सही मायने में अपने स्वतंत्र तरीके से कानून बनाने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती नजर आती है। वॉलमार्ट के उदाहरण को देखें। अमेरिकी कंपनी के द्वारा भारतीय सांसदों को प्रभावित करने के प्रयास किए गए, बिल्कुल वो उसी का एक कदम था। लॉबिंग इसी का एक उदाहरण है। जब लॉबिंग में अगर हम देखें, अपने सोशल इंटरेस्ट के लिए लॉबिस्ट
पॉलिटिशियंस पे दबाव बनाता है और अपने उद्देश्यों को पूरा कराने के प्रयास करता है। इसलिए अब राज्य स्वतंत्र निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में कई बार दखलंदाजी महसूस करते हैं। ये वैश्वीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव हुआ है। वैश्वीकरण के नाम पे बहुत बार इसलिए भी आलोचना की जाती है कि प्रभावशाली देश और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं उन पे अपने निर्णय थोप रहे हैं, अपनी विचारधारा उनके ऊपर लाद रहे हैं। प्रभावशाली देशों में अगर हम देखें, अमेरिका जैसे देशों को जो संसार में आज विश्व पटल पर उभर के आए हैं, वो कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से अपने उद्देश्यों को हल कराने के लिए विभिन्न स्वतंत्र देशों पर दबाव अगर बन रहा है तो वो भी वैश्वीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव है। वैश्वीकरण क्योंकि आर्थिक प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके आर्थिक प्रभाव और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सकारात्मक आर्थिक प्रभावों को अगर हम देखें, बढ़िया है, वैश्वीकरण अच्छा है पूरे समाज के लिए, क्योंकि इसमें वस्तुओं का, सेवाओं का, पूंजी का अगर एक जगह से दूसरी जगह व्यापार होगा, वो एक जगह से दूसरी जगह आए जाएंगी, तो उससे हमें सुविधाएं और वस्तुओं के चयन के बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हो जाएंगे। आर्थिक प्रतिबंध कम हो जाने से राष्ट्रीय सीमाओं की बाध्यताएं कम हो जाएंगी, इसलिए दूसरे देश के व्यापारी ही नहीं, हमारे देश के प्रतिभाशाली व्यापारी भी अब दूसरे देशों तक अपने व्यापार को फैला पाएंगे। ये वैश्वीकरण का एक और सकारात्मक प्रभाव है। आर्थिक प्रतिबंध कम होने से विभिन्न देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा है। भारत भी बिल्कुल उसी का एक उदाहरण है। नई सरकार के कार्यकाल में विदेशी निवेश बढ़ने से रोजगार के नए अवसर भी सर्जित हुए हैं। हालांकि कोविड जैसी महामारी की वजह से बेशक उनमें ठहराव दिखाई दे रहा है, परंतु आने वाले समय में वो देश के लिए एक अच्छा प्रयास साबित होंगे। रोजगार के अवसरों की बढ़ोतरी का सीधा प्रभाव लोगों की खरीद क्षमता पर पड़ेगा, क्योंकि जैसे उनकी जेब में पैसा आएगा वो उसको खर्च भी करेंगे, उसी पैसे से विभिन्न सुविधाएं जुटाएंगे और वो सुविधाएं उनके जीवन के स्तर को, उनके रहन सहन और खान पान के स्तर को अच्छा बनाएंगी। वैश्वीकरण का एक और अच्छा प्रभाव यह भी है कि इससे व्यापारिक प्रतियोगिता में वृद्धि हुई है। उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा जनता को मिलेगा, क्योंकि जितना कंपटीशन में अलग अलग चीजें तैयार होंगी उनकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। विभिन्न व्यापारी अपने लाभ के उद्देश्य से चीजों की क्वालिटी से तब समझौता नहीं कर पाएंगे। अच्छी और बढ़िया गुणवत्ता की चीजें अगर जनता को उपभोग के लिए मिलेंगी तो निश्चित रूप से उनका जीवन स्तर अच्छा रहेगा। एक और सकारात्मक आर्थिक प्रयास यह भी है कि वैश्वीकरण के कारण हमारे घरेलू उद्योगपतियों को भी वैश्विक मंच मिल गया है। अब वो बड़े स्तर पर उत्पादन करके अपने देश के साथ साथ विदेशों तक अपने व्यापार को फैला रहे हैं और ऐसा करने से देश को भी और उन व्यापारियों को भी लाभ हो रहा है। आर्थिक समृद्धि और खुशहाली भी वैश्वीकरण की वजह से आई है, क्योंकि विभिन्न व्यक्ति जो वैश्वीकरण की किसी न किसी गतिविधि में सहयोगी रहे हैं, विभिन्न कारखाने फैक्ट्रियों में रोजगार कर रहे हैं, अगर उनको रोजगार मिला है तो कहीं ना कहीं उसके साथ पैसा भी मिला है। उस पैसे के मिलने से खुशहाली तो आएगी ही, वो अपने जीवन स्तर को ऊंचा तो उठाएंगे ही। खुलेपन में भी वृद्धि हुई है, लोगों की सोच भी बदली है कि विदेशों से मिलने वाली अच्छी क्वालिटी की चीजें अगर हमें उपलब्ध हो जाएं तो उससे जीवन स्तर में, शैक्षिक स्तर में, यहां तक मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में हम अगर ध्यान दें तो कोविड के मामले में इंग्लैंड की कंपनी के साथ भारतीय कंपनियां जुड़कर कोविड की वैक्सीन तैयार कर रही हैं। वो वैश्वीकरण का ही एक सकारात्मक प्रभाव है और इस प्रयास में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, यूएन है, वर्ल्ड बैंक है, WTO है, वो बड़ा सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये संस्थाएं विभिन्न स्तर पर आपस में जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर भी वैश्वीकरण जायज नजर आता है, क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बंधन लगाना ठीक नहीं है। स्वतंत्रता दी जाए, वो अपने तरीके से काम करे तो अपने आप को और अच्छे तरीके से निखार सकता है। वैश्वीकरण को
क्योंकि संसार के विभिन्न देश स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए वैश्वीकरण को आज अगर हम ना माने तो वो इतिहास की धारा के खिलाफ जाने जैसा भी होगा। ये कोई बुद्धिमानी का कदम नहीं है। विभिन्न व्यवस्थाओं का लाभ उठाना और अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाना हमारे लिए तभी संभव हो पाएगा जब हम अपने आप को वैश्वीकरण से जोड़ें। और एक और विशेष बात है कि वैश्वीकरण के वजह से विश्व के विभिन्न देशों में पारस्परिक निर्भरता बढ़ी है। जब वो एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे, उनमें सहयोग बढ़ेगा, तो काफी हद तक वो आपसी विवादों को टालने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उनके सहयोग का दायरा अब बढ़ गया है। विभिन्न व्यापारिक समूहों का दबाव है कि वो शांति बनाए रखें ताकि व्यापार प्रगति करता रहे। इसलिए जनता की भी इच्छा यही रहेगी और साथ के साथ सरकार के ऊपर भी इसी तरीके की विचारधारा का दबाव रहेगा। वैश्वीकरण के कुछ नकारात्मक आर्थिक प्रभाव भी हैं। बहुत गौर करने लायक ये प्रभाव है, क्योंकि इन्हीं प्रभावों के आधार पर हमें आकलन करना है कि वैश्वीकरण का समर्थन करें या उसका विरोध। इसका एक नकारात्मक प्रभाव है कि वैश्वीकरण का लाभ केवल पूंजीपति देशों तक और देश में कुछ चंद पूंजीपतियों तक ही सीमित होकर के रह गया है। सभी को इसका लाभ नहीं मिला। इस आधार पर भी वैश्वीकरण की आलोचना की जाती है कि कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा थी उसका स्वरूप बदल दिया गया है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में समाज को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं राज्य को उपलब्ध करानी थी। अब राज्य अपनी उन जिम्मेदारियों से पीछे भाग रहा है, उनको पूरा नहीं करना चाहता। वैश्वीकरण को लागू करने और ना करने के मुद्दे पे भी विश्व जनमत विभाजित नजर आता है। वो ऐसा इसलिए नजर आता है क्योंकि वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके के परिणाम रहे हैं। जिनको सकारात्मक परिणाम मिल रहा है वो समर्थन कर रहे हैं, जिन पर नकारात्मक प्रभाव आ रहा है वो वैश्वीकरण के समर्थक नहीं है। पूंजीपति देशों में भी आर्थिक वैश्वीकरण का लाभ केवल चंद आदमियों तक ही सीमित रहा है और इसका एक बहुत बड़ा तबका उसकी पहुंच से दूर रह गया है। इसलिए सामाजिक न्याय के मानने वाले, मानवाधिकारों का समर्थन वाले कार्यकर्ता भी इस नीति को अन्यायपूर्ण मानते हैं, क्योंकि इसका वितरण, इसकी वजह से जो सामाजिक वितरण और पूंजी का वितरण पैदा हुआ है वो गलत नजर आता है। उसकी वजह से विश्व के वो व्यक्ति वैश्वीकरण का विरोध कर रहे हैं। एक और कारण को अगर ध्यान दिया जाए, आर्थिक वैश्वीकरण के कारण विश्व के गरीब देश और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, वो बदहाल हो गए, क्योंकि विभिन्न विदेशी कंपनियां वहां आई हैं, निवेश किया है और आर्थिक शोषण किया गया है। कुछ अर्थशास्त्री भी इस वैश्वीकरण को उपनिवेशीकरण की ओर बढ़ने वाला एक कदम मानते हैं, क्योंकि विभिन्न गरीब देशों के प्राकृतिक संसाधनों को वैश्वीकरण के माध्यम से अपने हाथों में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कंपनियां खींच रही है। एक और बड़ा नकारात्मक कदम रहा है भारत जैसे उभरते हुए देशों के लिए, विशेषकर वैश्वीकरण का जो नकारात्मक प्रभाव ब्रेन ड्रेन बड़ा घातक रहा है। ब्रेन ड्रेन का मतलब है देश के दिमागदार व्यक्तियों का, प्रभावशाली व्यक्तियों का, अच्छे वैज्ञानिकों का, अच्छे डॉक्टरों का, अच्छे इंजीनियरों का देश से बाहर चले जाना। अब ज्यादा तनख्वाह के लिए, ज्यादा पैसा कमाने के लिए विभिन्न बौद्धिक व्यक्ति देश से बाहर का रुख करेंगे, तो निश्चित तौर पे धनी देश ही उसका लाभ उठा पाएंगे और एक गरीब देश जिसने उन व्यक्तियों को इस स्तर तक उभारा है, मानव संसाधन के रूप में तैयार किया है, वो पैसे लगा करके भी उस व्यवस्था से वंचित रह जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा कदम है, भारत के लिए विशेष सोचने का विषय है। आज नई तकनीक का वैश्विक संस्थाओं पर विकसित देशों का प्रभाव अब केवल उन प्रभावशाली देशों के दबदबे तक ही सीमित हो गया है और यह कदम नव उपनिवेशवाद की तरफ संसार को लेकर के जाएगा, ऐसा विभिन्न पिछड़े हुए और गरीब देशों का मानना है कि यह नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर रहेगा। विभिन्न देश आज प्रौद्योगिकी देने के बदले में, वैश्विक संस्थाओं से उनको जोड़ने के बदले में, वैश्विक संस्थाओं से लाभ दिलाने के बदले में बहुत सारी
गलत विचारधाराएं या उनकी निर्णय प्रक्रिया में हस्तक्षेप आज कर रहे हैं, वो भी एक नकारात्मक वैश्वीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव है। वैश्वीकरण के मध्य मार्गी विचारक भी ये कहते हैं कि वैश्वीकरण की तरफ अगर हमें बढ़ना है तो सचेत रहना होगा। इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं और अच्छे परिणाम भी हो सकते हैं। इसलिए जो देश सचेतता के साथ आगे बढ़े हैं, जैसे चीन को ही देखें, हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा है कि चीन ने अपनी इकोनॉमी को संसार के लिए धीरे धीरे खोला और उससे वैश्वीकरण के एक लीडर के रूप में अब चीन उभर रहा है। उसकी सतर्कता का ही एक परिणाम है। अगर वो सचेत ना रहता तो शायद विभिन्न उन देशों की तरह ही वैश्वीकरण के परिणाम चीन पर भी नजर आते, जैसा गरीब देशों को देखने को मिला है। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव में अगर हम ध्यान दें, सकारात्मक सांस्कृतिक प्रभाव, वैश्वीकरण से सांस्कृतिक समरूपता बढ़ी है और विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे के प्रति सहनशील हुई हैं, एक दूसरे के नजदीक आई हैं। विभिन्न देशों में इन संस्कृतियों का आपसी मेल मिलाप विभिन्न देशों को नजदीक लाएगा, जो विश्व शांति की ओर बढ़ाएगा। व्यक्ति की पसंद नापसंद का दायरा अब परिपक्व होता जा रहा है, क्योंकि उसके सामने हर एक चीज के बहुत सारे विकल्प हैं। विकल्पों में से चयन की संख्या बढ़ गई है, इसलिए अब उसको स्वतंत्रता महसूस होती है और वो बाधित नहीं रहा। स्वतंत्रता मिल जाने से वो अपनी जीवन स्तर को जिस स्तर पर भी डालना चाह रहा है, उसी के स्तर के विभिन्न रूप, विभिन्न उत्पाद वो प्राप्त कर सकता है। वैश्वीकरण विभिन्न एक वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव बीच में रह गया था। नकारात्मक सांस्कृतिक प्रभावों पर अगर हम ध्यान दें तो ये काफी सारे नकारात्मक सांस्कृतिक प्रभाव हमें यहां दिखाई दे रहे हैं। संचार के साधनों पर विज्ञापनों ने कब्जा कर लिया है। हम कोई भी टीवी प्रोग्राम देख रहे होते हैं, 15 मिनट का प्रोग्राम और 20 मिनट के विज्ञापन, ऐसा हमारी पसंद और नापसंद को तय करने के लिए किया जा रहा है। वो एक गलत वैश्वीकरण प्रभाव और हम उसकी ओर भाग रहे हैं। वैश्वीकरण की वजह से गरीब देशों की अपनी संस्कृति नष्ट होती जा रही है, उन पर पश्चिमी संस्कृति ला दी जा रही है। अमेरिका जैसे पूंजीपति देशों की संस्कृति, विशेष तौर पे मैकडोनल्डीकरण बिल्कुल उसी का उदाहरण है। मैकडोनल्डीकरण का मतलब है अमेरिका की एक फूड चेन है मैकडोनल्ड के नाम से, और जैसे जैसे विकसित देशों की तरफ वो फूड चेन अपना रुख कर रही है, विकसित देशों से बाहर निकल के विकासशील देशों और अविकसित देशों में अपना व्यापार बढ़ा रही है। धीरे धीरे सांस्कृतिक मामलों में उनके खान पान और पहनावे की संस्कृतियों को प्रभावित होता हम देख रहे हैं। यह डर भी गलत नहीं है कि एक तरफा सांस्कृतिक प्रभाव विभिन्न समृद्ध संस्कृतियों को खत्म कर देगा। इसलिए इस वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव को लेकर के भी काफी सारे विचारक चिंता में हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस अध्याय में वैश्वीकरण के अर्थ को हमने समझा है, वैश्वीकरण के उदय के विभिन्न कारण और उसमें सहयोगी परिस्थितियों को हमने जाना है, वैश्वीकरण के विभिन्न प्रभाव जिनमें सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभावों का हमने जिक्र किया, उनमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके के प्रभावों को हमने समझा है, और वैश्वीकरण सही मायने में साम्राज्यवाद से भिन्न है, इस विषय पर चर्चा की है। आज की इस कक्षा में आपके जुड़े रहने के लिए हम बहुत आपके आभारी हैं। आपको अपने अध्यापकों से इस विषय पे और सलाह करनी है। कुछ गृह कार्य भी आपके लिए निश्चित किया गया है, उस गृह कार्य को करें और अपने अध्यापकों से चेक कराएं। वैश्वीकरण के अर्थ को समझाइए, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, वैश्वीकरण के उदय के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार रही हैं, उनका उल्लेख करना है। तीसरा प्रश्न है, वैश्वीकरण के सकारात्मक राजनीतिक परिणाम कौन कौन से हैं। चौथा प्रश्न है, वैश्वीकरण के नकारात्मक आर्थिक परिणाम कौन कौन से हैं। एक और क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक पक्ष के बारे में विस्तार से आपको लिखना है। वैश्वीकरण की कोई परिभाषा आपको बतानी है। और अंतिम क्वेश्चन है,
वैश्वीकरण की विशेषताएं क्या क्या हैं, उन पे आपको चर्चा करनी है। ये सभी प्रश्न लिख करके अपने अध्यापकों को चेक कराएं। धन्यवाद। आप आज की इस कक्षा में बने रहने के लिए धन्यवाद।